ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो हम इसका भी बता दें आपको, रिफ्लेक्शन। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें थी। ट्रांसफॉर्मेशन के टू टाइप्स थे। एक टाइप था ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा टाइप था हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। उसमें हमने आपको जहां तक हमें ध्यान है ट्रांसलेशन बता दिया था, रोटेशन अबाउट ओरिजिन बता दिया था, ठीक है। स्केलिंग आपको शायद बता दी थी हमने, जो मल्टीपल तरीके से इंक्रीज होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपेंड होती है। और फोर्थ जो हमारे पास आर्टिकल था वो मिरर रिफ्लेक्शन का था। यही तो था ना, इसी पर बात कर रहे थे, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्सिस। तो मिरर रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर टू टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये सब। यहाँ पर टू टाइप के मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और दूसरा मिरर रिफ्लेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो देखिए, मिरर रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे होता है, इस चीज को देख लें, समझ लें। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये हमारा प्लस प्लस होता है, ये भैया हमारा माइनस और प्लस होता है, ये हमारा जो है वो माइनस माइनस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और लास्ट में जो हमारा है वो प्लस और माइनस। बोलो, विजुअल है, विजुअल पोर्शन है, विजुअल हो पा रहा है बोर्ड प्रॉपर तरीके से? यस सर, ये क्लियर है ना? ठीक है। तो ये हमारे फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहले मान लीजिए हम एक्स, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है वो एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक। तो जो हमारे पास वो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, क्योंकि हम टू डायमेंशन की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं इसलिए। तो सबसे पहले जब हम मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो जब मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस हमारा एक मिरर के तरीके से ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? जो हमारा एक्स एक्सिस होगा ना, वो कैसा ट्रीट करेगा? मिरर के तरीके से ट्रीट करता है। ये हमारा एक मिरर के तरीके से बिहेव करता है जो एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि हम मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे होते हैं इसलिए। तो ऑब्वियस है एक्स एक्सिस हमारा कैसा ट्रीट करेगा? मिरर के तरीके से ट्रीट करेगा। तो देखिए कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर ऐसे है P, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, ये, ठीक। जब ये मिरर के तरीके से ट्रीट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस के लिए, तो मिरर की प्रॉपर्टी तो ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पर है वो ऑब्जेक्ट मिरर में उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट जब इमेज उसकी बनेगी, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी, तो वो ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है। यही तो प्रॉपर्टी होती है मिरर की। तो P का क्या हुआ? P डैश बना, P डैश, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट है और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है x डैश, y डैश। ये हमारा मिरर है, ये इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे P डैश फॉर्म में बनी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डीप में, और एक एक चीजों को प्रॉपर तरीके से जनरलाइज करके इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा यूनिट है ये, यूनिट थर्ड। इससे लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलिए आप। यूनिट थर्ड से आते हैं हर बार 25 से 30 नंबर के, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, हर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो एक पॉइंट P है, इसकी जब मिरर इमेज हमने यहाँ पर बनाई तो P डैश बनी एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हमारा मिरर रिफ्लेक्टर अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं इसलिए। और हमारे पास दो ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो पहले जब हम अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो P की इमेज बनी P डैश। तो P ओल्ड था, उसके कोऑर्डिनेट थे x, y। P डैश नया है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x डैश, y डैश हमने एज्यूम कर लिए, ठीक। तो देखिए, यहां देखिएगा, अब x डैश के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप देखो, एक्स वाई के अकॉर्डिंग देखो, तो ये क्वाड्रेंट प्लस और माइनस होता है, तो x हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और y डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस y हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इसको जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं
तो ये ऐसे लिखा जाता, पी डैश इक्वल्स टू एम एक्स इंटू पी, ऐसे लिखा जाता। इसका मीनिंग ये हुआ एम एक्स, एम फॉर मिरर के लिए, एक्स फॉर एक्सिस के लिए, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस को हम लोग एम एक्स लिखते हैं यहाँ, और इंटू पी, पी का मीन्स होता है ओल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, और पी डैश मीन्स नया ऑब्जेक्ट तो हमें मिला हुआ है, ऐसे इसको लिखा जाता, ठीक है। पी डैश एम एक्स इंटू, हाँ क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पी डैश इक्वल्स टू, हाँ कुछ बोल रहे हैं, बताइए। पी डैश इक्वल्स टू एम एक्स इंटू पी, ये होमोजीनियस फॉर्म होती है, आपको याद होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ट्रांसलेशन में हम लिखते थे पी डैश इक्वल टू टीबी इंटू पी, रोटेशन में हम लिखते थे आर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी ऐसे लिखते थे, पी डैश इक्वल्स टू आर थीटा इंटू पी, ये रोटेशन में लिखते थे। स्केलिंग में हम लोग लिखते थे कैसे, पी डैश इक्वल्स टू एस एस एक्स कॉमा एस वाई इंटू पी, याद है आपको, ये हम लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए ये चीज लिखी जाए। एम एक्स का मीन्स हुआ कि मिरर इमेज बन रही है, यानी मिरर रिफ्लेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने होमोजीनियस फॉर्म होती है ये, इसको एम एक्स इंटू पी लिखा, ठीक। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए, जब आपका एक्स वाई का एक्स डैश वाई डैश होता है, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस के कोऑर्डिनेट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स डैश की वैल्यू पॉजिटिव एक्स हो गई और वाई डैश की वैल्यू कितनी हो गई, निगेटिव वाई हो गई। तो देखिए इसको कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो देखिएगा टी डैश की जगह हमने लिखा एक्स डैश और वाई डैश, ऐसे तो लिखते हैं आप, एक्स डैश और वाई डैश इक्वल्स टू एक्स लिखा है। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है भैया, बोलो, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, बोलो भाई, 1 है, 1 हो गया। इसमें वाई नहीं है, 0 हो गया। इसमें एक्स नहीं है, 0 हो गया। इसमें वाई का कॉफिशिएंट -1 है, -1 हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे इनटू पी लिखा है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। लेकिन होमोजीनियस फॉर्म कहती है कि पर्टिकुलर 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स को हम लोग 3x3 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर 2 डायमेंशनल फॉर्म में है, ठीक है, 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग 3x3 में ही लिखेंगे। 3 डायमेंशन की मैट्रिक्स होती तो हम 4x4 लिखते, ठीक है। तो इसको हमें होमोजीनियस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो होमोजीनियस फॉर्म कैसे लिखी जाती है, हमने आपको बताया भी था इन सभी में, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यानी हमारे पास 3 रो 1 कॉलम की ये मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पर 0 0 0 0 1 इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर भैया 1 आ जाएगा, यानी ये भी 3x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप ये देखना, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक। ये मैट्रिक्स 3 रो 1 कॉलम हो गया, ये वाली 3x1 की हो गई। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम और ये रो इक्वल होने चाहिए, तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। जब इसका कॉलम, ध्यान देना ये सब चीज आप पढ़ चुके हो, जब इसके कॉलम की वैल्यू और इसके रो की वैल्यू इक्वल होंगी, यानी सेम ऑर्डर पर होंगी ये चीजें, तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 का आएगा आपका। तो देखिए लेफ्ट साइड में 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स गिवन है आपको, यानी 3x1 की मैट्रिक्स गिवन है, यानी एक तरीके से आपका बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से P डैश इक्वल टू एम एक्स इंटू पी को इस फॉर्म में लिखा जाता है, और इसको हम होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म कौन सी होती है, बोलो, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, बोलो भैया, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है ना, आइए इसको हम लोग होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। होमोजीनियस का मीन्स होता है समान, एक जैसे, एक ही ऑर्डर के, ये होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पर होमोजीनियस मतलब यही है कि होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, 3x3 के फॉर्म में लिखा जाता है। आप सोचते हो कि हर बार 3x3 क्यों लिखते हैं, तो ये होमोजीनियस फॉर्म होती है। सबसे पहली बात तो ये,
दूसरा 3x3 ये लिखते हैं कि यहाँ पर 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है ये, और 2 डायमेंशन की मैट्रिक्स को हम लोग 3x3 में ही दिखाएंगे, यानी वो 3x3 में ही एंड की जाएगी। 3 डायमेंशन होगी तो 4x4 में रिप्रेजेंट की जाएगी, इसलिए इसको 3x3 के फॉर्म में लिखा जाता। ये है तरीका, और ये फॉर्म हमारी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म बोली जाती है, इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस समझ में आ गया। अब आपको देखो कैसे याद रखना है। आपको रिफ्लेक्शन ऐसे याद रखना है, आपको पूरी वर्किंग भले ही ना ध्यान रहे, लेकिन आप रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन की जो हमारी मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे एक्स है ना, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। बोलो, बात समझ में आ रही है? अभिषेक, शिवांश? यस सर। यस सर। एक्स एक्सिस है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स जब लिखा हुआ तो एक्स पॉजिटिव रहेगा 1 0, इसमें वाई नहीं है तो ये हो जाएगा 0 -1, तो वाई वाला निगेटिव 1 हो जाएगा, और एक्स क्योंकि इसमें है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1। ऐसे आपको याद रखना कि एमएक्स वाले में 1 0 0 -1 होता है, ये चीज आप रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस याद करने का। और 3x3 में तो आप बना ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब क्लास 3 की जरूरत पड़े तो ये तो 2 का है। जब आपको 3x3 की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ 0 0 लिखना, इस कॉलम में 0 0 लिखना, यहाँ 1 लिखना, ये आपकी 3x3 की बन जाएगी। 3 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स, ऐसे आपको एमएक्स की मैट्रिक्स लिखनी होती है। ये है इसका प्रोसेस, ये प्रोसेस है इसका एमएक्स की मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। बोलो, ये बात यहां तक क्लियर हो गई? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस क्लियर हो गया? बताइए। ठीक है, अब आप देखिए रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि बातों तो दोनों है ना, दोनों ही एक्सिस के लिए है। 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 ही एक्सिस होते हैं, तो देखिए वाई एक्सिस के लिए कैसे किया जाता है। वाई एक्सिस वाले में जो हमारा वाई एक्सिस है वो मिरर को मिरर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा मिरर बनेगा, यहाँ आएगा P डैश ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट है x डैश कॉमा y डैश बेटा। ठीक है, इसको हमने इससे इस तरीके से मिला दिया। अब P के लिए जो y एक्सिस हमारा है वो मिरर के तरीके से ट्रीट कर रहा है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x डैश कॉमा y डैश, किसके? P डैश यानी नए ऑब्जेक्ट के, नए पॉइंट के। ठीक, तो देखो इसमें माइनस और प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें माइनस और प्लस होता है, तो एक्स डैश की वैल्यू -x हो जाएगी। एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव का वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मेरा रिफ्लेक्शन अबाउट जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो P डैश इक्वल टू क्या होगा? m/P होगा। ध्यान देना, इसका मीनिंग ये है मेरा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट है और ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म यानी होमोजेनियस फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा x डैश y डैश लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू my की मैट्रिक्स होगी। तो x का कोएफिशिएंट -1 है, -1 हो गया, इसमें y नहीं है, 0 हो गया, इसमें x नहीं है, 0 हो गया, इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, ये हो गया। बच्चा बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। x और y यहाँ पर आ जाएगा, x और y ये। ठीक है, लेकिन हमें इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, तो होमोजेनियस फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इंक्लूड कर देंगे, यानी यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 3 रो 1 कॉलम से। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी, थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत है। ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में यहाँ पर 0 0 इंक्लूड कर देंगे, इस रो में 0 0 इंक्लूड कर देंगे, यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x3 की ऐसे बन जाएगी ये होमोजेनियस फॉर्म कही जाती है, इनटू x और y का। ठीक है, तो लास्ट वाली रो में हम 1 इंक्लूड कर देंगे। तो देखो ये भी 3x3 की हो गई। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारी कितनी हो गई? 3x1 की 3 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के रो इंटू कॉलम, तो कॉलम की वैल्यू इंटू रो इंटू कॉलम, तो बेटा 3 3 इक्वल है, दोनों बेस सेम है। जब दोनों ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 3x1 के फॉर्म में आएगा, और लेफ्ट में 3x1 लिखा हुआ। बोलो, ये बात समझ में आई? तो ये होमोजेनियस फॉर्म होती है। ठीक है,
तो आपको MY की मैट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा ऐसे याद रखना, क्योंकि यहाँ पर Y है, X तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, X वाला आपका निगेटिव हो जाता है, तो X वाला निगेटिव हो गया और Y वाला क्या हो गया, पॉजिटिव 1 हो गया, क्योंकि Y है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक, और जब आपको 3x3 की जरूरत पड़े तो आप ये लिखिएगा, ये वाली ये मैट्रिक्स, तो इसको तो आप 3x3 का बना ही लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरीके से ये आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? रिफ्लेक्शन समझ में आया? ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा टाइप हमारा, जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, थ्योरी में भी पूछ लेते हैं, 12 नंबर में मान लीजिए लिखने के लिए आप आ गया, एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन का टाइप समझिए आप क्या करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बात उसने आपसे कह दी, 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये लिखेंगे, फिर उसके दोनों टाइप, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो लिखेंगे, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी आर्टिकल हैं वो आप बताएंगे। ऐसे ही इतने ही आर्टिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, तो दूसरा टाइप होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जहां पर कोऑर्डिनेट मूव करते हैं और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहते हैं। ठीक, तो उसके बारे में आप समझा देंगे। तब जब आप इतना करोगे तो कम से कम आपका 3 पेज तक का बनेगा जाकर के मटेरियल, तब ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो। नहीं तो जो मैट्रिक्स ये होती है ना सभी की, जो आपने जैसे देख रहे हो ये मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, स्केलिंग है, ट्रांसलेशन, इन सबका यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। इस चीज को अभी आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखोगे कि कैसे क्वेश्चन में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा जो टाइप है, वो टाइप है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का। बोलो भाई, बात सबको समझ में आई है? कोई ऐसा है जिसको बात समझ में नहीं आ रही? बताएं, सबको बात समझ में आ रही है? सर, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बुक वगैरह से आप नहीं समझ पाओगे, आप समझते रहना मेरी पूरी बात, क्योंकि बहुत जगह बुक में बहुत कंफ्यूज भी किया गया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत भी टाइप करी हैं। हमने कई बार राइटर को लिख करके भी भेजा, मेल भी किया है, क्योंकि ग्राफिक्स से हमारा बहुत पुराना वो रहा है, तो कई बार हमने राइटर को मेल भी किया है कि जगह पॉइंट पर गलत है, लेकिन उसको फिर उन्होंने आगे चल के अपडेट हुई नहीं, तो वो वैसा ही चल रहा है, तो हमेशा वही चीज लिख करके आती है। ठीक है, तो इसलिए आप जो चीज बता रहे हैं उस पर बहुत फोकस करिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा चीजों को कि इसके बाद ये चीज की बात की जाती है। देखिए, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक बात ये जानते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, बोलो, मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेटिव टू, विद रिलेटिव टू, बोलो भैया, रिलेटिव टू स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन तो याद ही होगी कि कोऑर्डिनेट मूव करते हैं विद रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कि कोऑर्डिनेट तो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ठीक एक तरीके से ज्योमेट्री का अपोजिट है कोऑर्डिनेट, आप ऐसे समझिए, वहां ऑब्जेक्ट था, यहाँ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी उन्हीं टॉपिक की बात होनी है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रांसलेशन यानी डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, ठीक है, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मूव कर रहे हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, देखिए आपने वहां पर देखा था ट्रांसलेशन में, जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे तो वहां क्या लिखा होता था, P डैश इक्वल टू TB इंटू P, यही तो होता था ना, बोलो। ज्योमेट्री में क्या लिखा, P डैश इक्वल टू TB इंटू P। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में ठीक अपोजिट टाइप जैसा होता है, तो यहाँ पर होता है P डैश इक्वल टू TB बार इंटू P, ऐसे लिखते हैं पेपर में। कभी कभी क्वेश्चन, हाँ
पेपर में कंजुगेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट ही किया गया। अभी बात आपको समझ आएगी। पेपर में कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा भी प्रिंट होता है, हमने देखा कि वो टीवी बार की जगह क्वेश्चन जब देते हैं तो टी माइनस वी भी लिख देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टीवी बार को ही टी माइनस वी भी कहते हैं, ठीक है। ये सफिक्स में वी लिखा है दोनों जगह, ये माइनस सफिक्स में लगा है वी के साथ, यानी टीवी बार को हम टी माइनस वी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आर थीटा बार हम आर माइनस थीटा भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऐसा प्रिंट होता है पेपर में, ठीक है। तो इस चीज पर भी ध्यान देना है। तो देखिए टीवी बार की मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। देखिए वहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो था एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स। यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस टी एक्स, और वाई डैश के रेस्पेक्ट में होगा वाई माइनस टी वाई। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारा होता है एस वाई डैश की जो फॉर्म बनती है वो हमारी हो जाती है इक्वल्स टू, कैसे बनेगी, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। इसमें वाई का कॉफिशिएंट 1 है, तो जब एक्स का कॉफिशिएंट 1 होता है 1 हो गया, इसमें बेटा वाई है नहीं, 0 हो गया, माइनस टी एक्स हो गया, माइनस टी एक्स। वाई का है, वाई का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें एक्स है नहीं, 0 हो गया, ठीक है। टी वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टी वाई हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। यानी इसको जब आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे 3x3 के फॉर्म में, इसमें देख लीजिए, यानी आप जब होमोजीनियस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल टू 3x3 फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कॉफिशिएंट 1, वाई है नहीं 0, माइनस टी एक्स, इसमें एक्स है नहीं, वाई का 1 है, माइनस टी वाई, 0 0 1, 3x3 हो गया, 0 0 1 अपनी तरफ से इंक्लूड होता है, इनटू एक्स और वाई, पी के कॉफिशिएंट है एक्स और वाई, ठीक है, और 1, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई। बोलो ये बात समझ में आई। यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसलेशन होता है उसकी मैट्रिक्स ये है 3x3 के फॉर्म में। बोलो चीज क्लियर है। 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। ये 3x3 का फॉर्म है। 3x3 फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। वहां पर आपको याद होगा, वहां पर टीवी जब हम लिखते थे तो 10 टी एक्स, 01 वाई और 001 होता था। यहाँ हमारे पास टीवी बार है, या इसी को टी माइनस वी बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया टी माइनस वी, ठीक है, या टीवी बार, एक तरीके से दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। लिखने का बस तरीका है, इतनी चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा टी माइनस वी बनेगा ना, उसमें टी एक्स और टी वाई की जगह निगेटिव साइन लग जाता है। इतना फर्क हो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा ट्रांसलेशन है उसकी ये मैट्रिक्स आ गई 3x3 के फॉर्म में। इस मैट्रिक्स को आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको टीवी की याद है तो आपको टी माइनस बी की भी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, माइनस लगाया गया है, माइनस लगा हुआ। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन ये डेरिवेशन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मैट्रिक्स कहां से आई है, इस चीज का आपको ध्यान रहे कि ये प्रोसेस ऐसे आया। डायरेक्ट हम मैट्रिक्स इसीलिए नहीं बता रहे, पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ओवरऑल कि हमारे 3x3 की कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स ये। तो ये याद है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, बोलो। नो सर, याद रहेगा ना? यस यस। तो ये तो ट्रांसलेशन हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशन। ठीक उसी तरीके से सेकेंड टॉपिक हमारा रोटेशन अबाउट ओरिजिन है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो रोटेशन देख लो, रोटेशन कैसे लिखा जाता है। देखो ऐसे लिखा जाता है, पी डैश इक्वल टू आर थीटा बार इंटू पी। याद रखना पेपर में आर थीटा बार को आर माइनस थीटा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। दोनों चीजें सेम होती है, चाहे आर माइनस थीटा लिखा हो और चाहे आर थीटा बार लिखा हो, दोनों ही चीजें सेम होती हैं। आपको याद होगा वहां पर जब हमने आर थीटा की मैट्रिक्स निकाली थी तो हमने आपसे कहा था कि काउंटर क्लॉकवाइज है, याद है कि नहीं? बोलो। हमने आपसे कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज है,
जब आर थीटा वहां निकाला था तब, जब आर थीटा की मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पर क्लॉकवाइज होता है, इस चीज को याद रखेंगे आप। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, थीटा एंगल क्लॉकवाइज चलता है, यानी उल्टी डायरेक्शन चलेगी, ऐसी ना जाकर के ये डायरेक्शन आएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन चलेगी। तो हम क्या कहेंगे, वहां पर सीधा सा आपको याद रखना है, वहां पर जो आपकी मैट्रिक्स थी आर थीटा की वो थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, 2x2 की यही तो फॉर्म थी वहां पर, बोलो 2x2 की फॉर्म यही थी ना अनिकेत, बात समझ में आ रही है? थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, x2 की यही फॉर्म थी ना वहां पर आर थीटा की। अब इसमें क्या करेंगे, आर थीटा बार के लिए, आर थीटा बार के लिए, या उसी को हम लोग आर माइनस थीटा भी कहते हैं, इक्वल्स टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है, इसलिए हम थीटा की जगह माइनस थीटा से प्लेस कर देंगे, यानी थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो थीटा को जब माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ठीक। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आगे माइनस लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। याद रखिएगा ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसकी आर माइनस थीटा कहें या आर थीटा बार कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? थीटा की मैट्रिक्स रहेगी, यानी जो ये आपका आर थीटा बार लिखा है उसकी मैट्रिक्स ये है, ये है 2x2 के फॉर्म में, तो इसको आप याद रखना। सर ये ऊपर cos माइनस थीटा था तो नीचे माइनस cos थीटा आना चाहिए। cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा के होता है। अच्छा हाँ सर सॉरी, तुम भूल रहे हो, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के होता है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखिए इसको होमोजेनियस फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x डैश y डैश 1 इक्वल्स टू आर थीटा बार की मैट्रिक्स ये है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 3x3 में 0 0 इंक्लूड किया, 1 आया, इनटू पी ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, x और y कोऑर्डिनेट थे उनके, और 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यानी ये आर थीटा बार की मैट्रिक्स हमको ऐसे मिल गई। ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में आर थीटा बार ये आता है या आर माइनस थीटा ये आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 3x3 का ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, जब 2x2 की जरूरत पड़े तो आप इसको ऐसे लिखना, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका 2x2 है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक। तो जब इसकी जरूरत पड़े तो ये लिख लेना, और जब इसको 3x3 आपको चाहिए हो तो आप इस फॉर्म को लिखिएगा। तो दोनों ही फॉर्म इस तरीके की होती हैं, और ये फॉर्म हमारी किसकी है, आर माइनस थीटा कहें या आर थीटा बार कहें, बोथ सेम, ठीक है। यहां तक क्लियर बात, रोटेशन समझ गए। अब आ जाओ, थर्ड टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का स्केलिंग, ठीक है। तो आपको याद होगा वहां पर जब हम लोग स्केलिंग करते थे तो स्केलिंग का मीनिंग क्या होता था, साइज को क्या करना, एक्सपेंड कर देना या कंप्रेस कर देना, यही तो था स्केलिंग का मीनिंग, यही है कि साइज को आपने क्या कर दिया, या तो आप एक्सपेंड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की साइज को, या किसी ऑब्जेक्ट की साइज को आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग साइज को एक्सपेंड करते थे ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर जो है साइज को कंप्रेस किया जाता है, बस इतना फर्क है, यानी इसका ठीक अपोजिट है पहले वाले का। तो उसको देख लो कि स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग के लिए आप समझ लीजिए।
स्केलिंग का प्रोसीजर है। तो यहाँ पर भी स्केलिंग हमारी, यहाँ पर भी स्केलिंग है, स्केलिंग विद रेस्पेक्ट टू, स्केलिंग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये सब अभी ओरिजिन की बात हम लोग कर रहे हैं, ओरिजिन पर ही चल रहा है। तो स्केलिंग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसा है देख लीजिए। देखो स्केलिंग वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर साइज को कंप्रेस किया जा रहा होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ये ऐसे, ये हमारा एक्स है और ये जो है वाई है, ऐसे, ठीक, ये ओ है, ऐसे ऐसे है मेरा ये पी कोई पॉइंट है यहाँ पर, एक्स वाई। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, स्केल कर दिया। स्केल करने पर ये ऐसे बन गया, हमने इसकी साइज को कम कर दिया, यानी कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो हमने इसकी साइज को थोड़ा कंप्रेस कर दिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है। अब इसकी ये स्केलिंग हो जाएगी 1/SX। वहां पर मल्टीप्लाई में होती थी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में ही है। ये हो जाएगा 1/SY इंटू वाई, यानी ये हो जाएगा P डैश एक्स डैश कॉमा वाई। देखो एक्स डैश वाई डैश है, नए कोऑर्डिनेट है, तो एक्स डैश की वैल्यू बन जाएगी 1/SX इंटू एक्स और वाई डैश हमारा बन जाएगा 1/SY इंटू वाई। ये एक्स डैश वाई, यानी एक तरीके से उसका ठीक अपोजिट है। वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम वहां SX लिखते थे, यहाँ पर हम 1/SX लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइज को कंप्रेस किया जा रहा था, वहां पर साइज को एक्सपेंड किया जा रहा था। ठीक, पर इतना चेंज है। यानी हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, P डैश इक्वल टू SSX, SY इंटू P, ऐसे। ठीक है, यानी स्केलिंग हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी और यहाँ बार लग जाएगा, स्केलिंग के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक, स्केलिंग के ऊपर बार लग जाएगा तो इसको हम लोग 3x3 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1/SX, ठीक है, वाई इसमें है नहीं, इसमें एक्स है नहीं, और वाई का क्या है कॉफिशिएंट 1/SY, 1/SY। 3x3 के फॉर्म में लिख दो तो 0 0 1 0 0 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा x और y, x y और 1। तो आपकी होमोजीनियस फॉर्म बन गई और ये आपके 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। किसकी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, बोलो, ये इसकी मैट्रिक्स ये बन गई, S बार SX, SY। यानी ये स्केलिंग है, कैसे, विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम 3x3 की ये मैट्रिक्स बन जाएगी। बोलो, ये बात समझ में ना, 3x3 की मैट्रिक्स स्केलिंग में किस तरीके से बनेगी। तो स्केलिंग का प्रोसीजर ये है, इस तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स स्केलिंग में बनेगी। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बार लगा है, इसका मीनिंग ये कि 1/SX, आप इस चीज को समझी चुके होंगे, 1/SX 0 0 1/SY, y का कॉफिशिएंट 1/SY है और x का कॉफिशिएंट 1/SX है, ठीक है। और 3x3 के लिए वही प्रोसीजर 0 0 1 0 0, ठीक, इंटू XY, लास्ट में 1 इंक्लूड कर दिया, इसमें यहाँ पर लास्ट रो में 1 इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारी होमोजीनियस फॉर्म क्रिएट। बोलो, यहाँ तक समझ में आया, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचता है मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसको भी देख लो, उसको भी याद रखना कि मिरर रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है मिरर रिफ्लेक्शन। इसमें भी होता है मिरर रिफ्लेक्शन। तो मिरर रिफ्लेक्शन इसमें भी 2 टाइप से है, 2 टाइप है हमारे पास। एक है हमारे पास मिरर रिफ्लेक्शन
विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स एक्सिस। और यहां पर भी हमारे पास दो तरीके का है, मिरर रिफ्लेक्शन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो आपको पता है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस था वो ऐसे लिखा जाता, पी डैश इक्वल टू एम एक्स बार इंटू टी, ये, और वाई डैश के लिए लिखा जाता पी डैश इक्वल टू एम वाई बार इंटू टी। ध्यान देना, वहां एम एक्स और एम वाई लिखते थे, यहाँ हम एम एक्स बार और एम वाई बार लिख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बोलो, ये चीज क्लियर है ना? एम एक्स और एम वाई लिखते थे, यहाँ हम एम एक्स बार और एम वाई बार कर रहे हैं। तो देखो इतना आपको याद रखना है, वहां पर एम एक्स की मैट्रिक्स हमारी निकल के आती थी, एम एक्स की, क्योंकि एक्स है ना, तो इसलिए 1 0 0 -1 ये आती थी एम एक्स की निकल के। याद है आपको रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की मैट्रिक्स ये आती थी निकल के, जब हम वहां बात करते थे। तो यहाँ एम एक्स बार लगा है, देखो क्या करना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, इसलिए एम एक्स बार है तो एक्स वाले में आप माइनस कर दोगे और वाई वाला प्लस हो जाएगा, यानी एम एक्स बार की ये मैट्रिक्स बन जाती है। इतना ध्यान देना है आपको। ऐसे ही एम वाई की मैट्रिक्स क्या होती थी, एम वाई की मैट्रिक्स आप याद करिए क्या लिखी होती थी, -1 0 0 और +1 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में। तो यहाँ क्या करना है, जब आप एम वाई बार की लिखोगे ना, एम वाई बार की, तो एक्स वाला पॉजिटिव आएगा, वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, इस चीज को आप समझ पाए क्या करना है? इसको हम होमोजेनियस फॉर्म में लिखते हैं, बताइए। एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल्स टू, जब आप होमोजेनियस फॉर्म में लिखोगे तो एम एक्स बार आपका बन जाएगा 3 क्रॉस 3 में -1 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, इंटू ओल्ड पी के हैं एक्स और वाई और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। और ऐसे ही आप क्या हो जाएगा, एम वाई बार लिख दिया जाएगा, तो एम वाई बार की ये बन जाएगी एक्स डैश वाई 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ये 1 0 0 -1 3 क्रॉस 3 के लिए 3 क्रॉस 3 हो गया इंटू एक्स वाई और 1, ठीक है। तो ये आपका एम एक्स बार का हो गया और ये आपका एम वाई बार का हो गया। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? बताइए, मेरा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स और मेरा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई। तो ये प्रोसीजर होता है मिरर रिफ्लेक्शन का, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। तो ये है प्रोसीजर, ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक। ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात अभी हम कर रहे थे, यानी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे उसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की ही बात की थी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात की हुई थी। लेकिन अब इसके बाद हमारे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। कौन से स्टार्ट होंगे, बोलो, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे, कंपोजिट। तो अभी तक तो हम लोग सिंगल वैल्यू निकालते थे, जिसमें कहा था कि टीवी की निकालिए, आर थीटा निकालिए, स्केलिंग निकालिए, रिफ्लेक्शन निकालिए, ठीक है, ये सिंगल वैल्यूज थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होंगे जिनको कहा जाता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। कंपोजिट मीन्स जानते हो क्या होता है कंपोजिट? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है जहां पर एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जा रहे हैं, एक से ज्यादा वर्क हो रहा है, या तो सिंगल सिंगल मैट्रिक्स थी, लेकिन कंपोजिट वाले में क्या करेंगे, एक से ज्यादा मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिट बोलते हैं जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स का यूज किया जाए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे
आप किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको किसी एंगल से रोटेट भी करा रहे हैं, फिर आप उसका रिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं, फिर आप बैक पोजीशन पर उसको ला रहे हैं, ठीक है, यानी फिर आप बैक पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आप फिर से उसको थीटा डिग्री से रोटेट करा रहे हो, फिर से उसका ट्रांसलेशन बैक पोजीशन पर कर रहे हो। तो जब इस तरीके के कई मैट्रिक्स का यूज किया जा रहा होता है, कई ऑपरेशन प्रोसेस किए जा रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को या उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो, ये बात समझ में आई? कंपोजिट का मीनिंग समझ में आया कि कंपोजिट मीनिंग क्या है? कंपोजिट का मीनिंग ये है कि जहां पर हम लोग एक से ज्यादा मैट्रिक्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा मेथड का यूज कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या आता है? रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आया है पिछली बार इस पर। रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट का मीनिंग हुआ कि अभी तक हमने आपको बताया कि सिंगल मैट्रिक्स जिसमें रोटेशन अबाउट ओरिजिन था, लेकिन यहाँ पर रोटेशन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू हो रहा होता है, तो इसमें आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, जब आर्बिट्रेरी की बात हो तो वहां पर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। उसके बाद एक टॉपिक होता है स्केलिंग अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो जब आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात हो तो हमारे पास कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाएगा। तो जब हम स्केलिंग किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू कर रहे होते हैं तो हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझते रहिएगा। और थर्ड हमारा है रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक है थर्ड वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी लाइन, अबाउट एनी लाइन। यानी इन थ्री टॉपिक्स में, ठीक है, इन थ्री टॉपिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं? आर्बिट्रेरी के थ्रू बात कर रहे होते हैं। देखो सब में लिखा है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी लाइन कह सकते हो आप, एनी आर्बिट्रेरी लाइन। ठीक है, तीनों में आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो इनमें हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं। कंपोजिट का मीनिंग है, हाँ कुछ कह रहे हैं सर? 2D ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं? अरे न्यूमेरिकल तो इसके बहुत पूछे जाते हैं। इसके ये मान के चलिए कि पूरे पेपर में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, और 12 नंबर में यही रहेगा। 12 नंबर में यही छाया रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। 12 नंबर में तो 2 न्यूमेरिकल इसके होते हैं और 1 न्यूमेरिकल शॉर्ट में होता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल यहीं से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसीलिए तो हम इस बात को स्टार्टिंग से ही कहते आए कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बस पढ़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइए क्या करना है। और न्यूमेरिकल इनमें से ही ज्यादा आता है, यही तीनों जो टॉपिक ये वाले, जहां पर आर्बिट्रेरी की बात की जाती, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करना है, टाइम लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने में, रिजल्ट निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए इन्हीं को वो 12 नंबर पे पूछ लेते हैं। वो तो इंडिविजुअल थे वो वाली मैट्रिक्स, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें तो सिंगल मैट्रिक्स है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कंपोजिट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रोसेस आपको करने होंगे। यहाँ आप ट्रांसलेशन भी करेंगे, फिर उसको रोटेशन भी करेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन भी करेंगे। ठीक है, कई प्रोसेस आप कर रहे होते हैं, इसलिए यही आर्बिट्रेरी वाले जो है इनमें से ही क्वेश्चन ज्यादा आता है।
इसमें सबसे ज्यादा, जैसे पिछली बार ये वाला आया था, रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक। ये वाला टॉपिक ज्यादा लेंदी है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी लाइन या एनी आर्बिट्रेरी लाइन। इसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पूरी 5 मैट्रिक्स शूटिंग है मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लास्ट टाइम में 12 नंबर में ये आया था, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखा है। इसका मीनिंग यही है कि हमें जब कई ज्यादा काम करने पड़ते हैं, कई ज्यादा प्रोसेस करने पड़ रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको कंपोजिट बोलते हैं। एक से ज्यादा वर्क हम करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले कल स्टार्ट करेंगे रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये हम स्टार्ट करेंगे। ये कल टॉपिक हमारा रहेगा, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है अपनी तरफ से ले लेना, कोई ऐसा पॉइंट जो अपनी तरफ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते, तो कोई किसी पॉइंट के थ्रू जब आप कोई रोटेशन कर रहे होते हैं तो उसको आप कहते हैं रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। ऐसे स्केलिंग किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू अगर आपको करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्या स्टेप्स रहेंगी, और थर्ड हमारा रोटेशन अगर किसी लाइन के थ्रू हो रहा है, कोई लाइन ली जा रही है उसके थ्रू रोटेशन किया जा रहा है, तो हमारी क्या स्टेप्स रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इनके पर्टिकुलर इन आर्टिकल्स में देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये काम हम लोग नेक्स्ट पर करेंगे। इतनी बात समझ में आई, चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट पर इसको देखिएगा आप, और नेक्स्ट पर इसकी बात करेंगे, ठीक है। सारा कुछ नोट्स में भी लिखा है, नोट्स से भी आप रीड कर सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है उसमें। तो जब भी आपको समय मिले, थैंक यू, जब भी आपको समय मिले तो आप एक बार उसको पढ़िएगा जरूर। रोटेशन के नोट भेज दिए क्या सर ने? आदित्य, आदि भाई सुन रहे हो? लेट समझ